जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आवाज़ आ रही है पीछे? हेलो, इससे आवाज़ नहीं जा रही भाई, इसकी आवाज़ ये तो है। आज जो हमारे पास टॉपिक है बड़ा वसी है और बड़ा ज़रूरी भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसको समझना जो है, जब से इंसान वजूद में आया है वो दर्द के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन दर्द ठीक नहीं हो रहा। दर्द इंसान के दो किस्म के होते हैं, एक उसका रूह का दर्द है और एक उसके जिस्म का दर्द है। रूह का दर्द जो है जिस पे बहुत ज़्यादा खुदा ने पैगंबर भेजे जो इंसानों के दर्द को समझने के लिए, उनकी तकलीफ़ात को दूर करने के लिए दुनिया में आए। वो दर्द रूह के थे जो इंसानों ने इंसानों को दिए, लेकिन एक दर्द जिस्म से वाबस्ता था जिसे मेडिकल साइंस ने बहुत काम किया इस पे। जब से इंसान वजूद में आया तब से दर्द उसके साथ था। बेशुमार लोगों ने इस पे काम किया। वो तारीख़ बड़ी लंबी है, अगर मैं उसको दोहराऊंगा तो एक लेक्चर तो उस तारीख़ पे चला जाता है। लेकिन मैं अपने हवाले से और होम्योपैथी के हवाले से बात करना चाहूँ कि होम्योपैथी ने दर्द में क्या किया और हमने दर्द में क्या किया। दर्द को ठीक करने में, कंट्रोल करने में हमारा और होम्योपैथी का क्या रोल रहा है, और क्या हमने इसको ठीक करने में कोई आसानियाँ पैदा की हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा की हैं, या कोई फार्मूला कोई ऐसा बनाया है, कोई ऐसा तरीका अडॉप्ट किया है जिससे पे अमल करके हम दर्द को कंट्रोल कर सकें या ठीक कर सकें। दुनिया में अब दर्द को मैनेज किया जा रहा है कि इसको मैनेज किसी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन होम्योपैथी दुनिया की एक वाइड साइंस है कि जो दर्द को मैनेज नहीं करती बल्कि इसको ठीक करती है। दर्द पे सैकड़ों हज़ारों किताबें बड़ी पड़ी हैं कि दर्द, फ़लाँ जगह का दर्द है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, फ़लाँ जगह का दर्द है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। मैं भी 25-30 साल से इस पे काम कर रहा हूँ और हमने भी कुछ पैरामीटर्स, कुछ असूल तय किए हैं कि दर्द को समझना कैसा है, उसको ठीक कैसे करना है। और जो मेरी प्रैक्टिस ज़िंदगी की है और रोज़मर्रा की जो हमारी प्रैक्टिस है, हम वही आपसे डिस्कस करेंगे कि हमने दर्द को कैसे देखा, उसको कैसे समझा, उसको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की, कौन सी ऐसी अद्वियात थी, कौन से असूल ऐसे हैं, कौन से प्रिंसिपल हैं, कौन से मेथड हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में दर्द को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेक्चर शुरू होने से पहले हम आज चूँकि मेरा अकेला लेक्चर है, वैसे हम कोई ना कोई साथ स्पेशलिस्ट भी रखते हैं
जो पैथोलॉजिकल अप्रोच या दूसरी जो अप्रोचेज़ हैं या टेस्ट हैं या जो उनके बारे में कोई ना कोई हमारे पास साथ दोस्त होता है। और इस दफ़ा चूँकि स्पेयरली हमने दर्द को होम्योपैथिक पॉइंट से देखना था, तो इसलिए ये मैं अकेला लेक्चर कर रहा हूँ। और हो सकता है ये लेक्चर, एक लेक्चर में दर्द हमारा ख़त्म ना हो, इसके हो सकता है 2-3 लेक्चर बने, पर कोशिश मैं करूँगा कि मैं आपको ब्रीफ कर सकूँ, आपको कोई रास्ता दिखा सकूँ, कोई ऐसा पाथ दिखा सकूँ जिस पे आप चल के आप दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। इससे पहले हमारा जो लेक्चर का एक और हिस्सा होता है जो हम कोई ना कोई अफरोज़म पढ़ते हैं नए लोगों के लिए। मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ, जो रूटीन में आते हैं उनको तो पता है। और वो अफरोज़म हम ऑर्गेनिन की जो बुक है एनिमन की लिखी, उससे हम लेते हैं और वो सीक्वेंस वाइज वो हम उसको डिस्कस करते रहते हैं। और आज जो हमारे पास अफरोज़म है वो 161 है। ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बात मशहूर भी है, और हमारे डॉक्टर जो हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि मैं मर्ज़ को नकार रहा हूँ। तो ये अफरोज़म उसी से मुतल्लिक़ा है। अक्सर कहते हैं ना, वो मरीज़ जब ठीक नहीं होता या उसमें शिद्दत आ जाती है या ग्रेवेशन आ जाती है, तो वो कहता है मैं पहले तेरी मर्ज़ बाहर कढ़ांगा तो फिर मैं इसको ठीक करांगा। तो उस पर कुछ एनिमन ने फरमाया, ये भी आप ज़रा सुन लें। जब मैं यहाँ इस बात का अहाता करता हूँ, जैसे कि कहा जाता है कि होम्योपैथी दवा से मर्ज़ की अलामत में इजाफ़ा होता है या दवा के इब्तदाई अमल में पहले घंटे में या पहले चंद घंटों में मर्ज़ की अलामात में इजाफ़ा होता है, ये बात हाद ओहालिया बीमारी में बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब वो कहता है कि मौजूदा और एक्यूट बीमारी के बारे में तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जब हम दवा का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एग्रीवेशन आती है। लेकिन जब हम क्रोनिक डिजीज़ को डील करते हैं, जब हम मुज़मन और बहुत पुराने अमराज में देर तक असर करने वाली अद्वियात दी जाती हैं, तो मर्ज़ की इलामात में इजाफ़ा नहीं होना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको वो रद्द कर रहा है कि एक्यूट केसेस में तो मर्ज़ की शिद्दत में इजाफ़ा हो सकता है, लेकिन वो कहता है कि मुज़मन और बहुत पुराने अमराज में देर तक असर करने वाली अद्वियात दी जाती हैं, तो मर्ज़ की इलामत में इजाफ़ा नहीं होना चाहिए, और ऐसा होता भी नहीं है। और वो बड़ा ख़ास खूबसूरत जुमला भी एनिमन का है कि आप जब किसी का इलाज कर रहे हो तो आप ऐसे इलाज करें कि जैसे मक्खन से बाल खींचा जाता है। तो लिहाजा तो मर्ज़ की अलामात में इजाफ़ा नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी होता भी नहीं है अगर दवा सही तरह मुंतखब की हुई हो, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। और वो अफरोज़म जो है ये उस पर लागू होता है कि एक बंदे के अंदर मियाज़मेटिक कोई प्रॉब्लम है, साइकोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, कोई सिफिलिटिक है, कोई ऐसा मियाज़म है, और आप उसकी दवाई गलत सेलेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा? मर्ज़ ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर ख़राबी पैदा हो जाएगी। और ये प्रचार हम बड़े अरसे से कर रहे हैं कि आप क्रोनिक डिजीज़ को मियाज़मेटिक अप्रोच के बगैर ठीक करने की सलाहियत नहीं रखते। वो 100 में से एक कोई मरीज़ इत्तफ़ाक़न ठीक हो जाएगा, सारे ठीक नहीं होंगे। और वो इस बात का यहाँ अहाता कर रहा है, और वो कहते हैं अगर आप सही दवा कौन सी होती है कि आप मियाज़मेटिक को भी कंसीडर करें, आप उसका टेम्परामेंट, मतलब आपको दवाई सेलेक्ट करने में जो ऑर्गेनिन की बाकी क्लॉजेज़ हैं उनको भी मद्देनज़र रखना होगा, और स्पेशली मियाज़म को ज़रूर कंसीडर करना होगा, उसके बगैर आप मरीज़ को ख़राब कर देंगे। लिहाजा ये बात तो अब गलत हो गई है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये जिसने होम्योपैथी ईजाद की है ये वो कह रहा है कि क्रोनिक डिजीज़ में ऐसा नहीं होता। अगर आपने दवा दुरुस्त, मसलन एक
एक केस है, फेफड़ों के अंदर टीबी है, तो आपने उसको ट्यूबरकुलोनियम या बेसिलिनियम दिए बगैर सलेशिया का इस्तेमाल कर दिया तो क्या होगा? काम ख़राब, बिगड़ सकता है। मसलन कहीं ज़ख़म है और ज़ख़म क्या वो बैक्टीरियल है या कोई मियाज़मेटिक है, और आपने डायरेक्ट उस पर पल्सटीला का इस्तेमाल कर दिया, सलेशिया का इस्तेमाल कर दिया, लेक्सिस का कर दिया, तो क्या होगा? वो सप्रेस होगा और वो किसी वाइटल आर्गन में जाएगा। ये डिजीज़ की नेचर है कि वो कम वाइटल आर्गन की तरफ से वाइटल आर्गन की तरफ ट्रैवल करती है, लेकिन जब वो ठीक होती है तो वाइटल आर्गन से कम वाइटल आर्गन की तरफ ट्रैवल करती है। तो इसका मतलब है कि ये बात ही गलत होगी, और हम जो इस बात का रोज़ प्रचार करते हैं वो सिर्फ एक्यूट की हद तक है, वो सिर्फ एक्यूट की हद तक है। और ऐसा होना मुनासिब तौर पर पहले, और मुनासिब तौर पर पहले कलील ताकत में दवा दी जाए और फिर इसकी ताकत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा किया जाए और दवा में मुस्बत तब्दीली की जाए, दवा में मुस्बत तब्दीली की जाए। और इस सफरोज़म को अगर आपको नहीं समझ आती तो 247 को भी साथ में ला के पढ़ें। मुज़मन अमराज की अलामात में इस तरह की ज़्यादती सिर्फ इलाज के इख्तिताम पर, जब बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो हो सकती है। और वो ये कहता है कि जब आप समझते हैं कि मरीज़ ठीक हो गया है, मुकम्मल ठीक हो गया, तो उस वक्त उसको आप एंटीसोरिक कोई मेडिसिन दे दें, ये जज करने के लिए कि मर्ज़ अंदर मौजूद है या ख़त्म हो गया। मसलन अगर उस वक्त जब वो बंदा कहता है जी मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, आप उसको एक सल्फ़र की डोज देंगे, अगर उसके मर्ज़ अंदर हुआ तो वो उभरेगा, उस वक्त एग्रीवेशन हो सकती है। कि आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं कि मर्ज़ बिल्कुल ठीक हो गया है, तो उसको रीचेक किया जा सकता है। उसको रीचेक कैसे? कोई सोरिक मेडिसिन अप्लाई करेंगे, मतलब सल्फर करके उसको देखेंगे, तो अगर उसके अंदर मर्ज़ कहीं छुपा हुआ रहता है तो वो दोबारा उभरेगा। तो वो कहता है उस वक्त अगर वो मर्ज़ छुपा हुआ है तो बाहर आएगा तो एग्रीवेशन हो सकती है, लेकिन दौरान इलाज के नहीं हो सकती। वो भी जब आप उसको टेस्ट करेंगे कि यार अब मेरी तरफ से तू फारग है, तू ठीक हो जाएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके जहन में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। और हम तो किसी को नहीं कहते क्रोनिक डिजीज़ वाले को तो मैं दवाई तुम्हें दूंगा तो तुम्हारी मर्ज़ में अंदर शिद्दत आएगी, मैं तो किसी को नहीं, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा, और ना मेरे पास एग्रीवेशन होती है, ना हमारे पास होती है। मासफा एक्यूट केसेस में हमारे पास होती ही नहीं एग्रीवेशन, क्योंकि हम बड़ी कंट्रोल करके मेडिसिन को अप्लाई करते हैं और मियाज़मेटिक स्टडी के साथ अप्लाई करते हैं, लिहाजा हमारे पास एग्रीवेशन नहीं होती। हम वो दवाइयाँ जो सप्रेस करती हैं उनको अगर जब हम देते भी हैं तो बड़ा कंट्रोल करके देते हैं, उनके पीछे मियाज़मेटिक मेडिसिन लगा के हम देते हैं ताकि वो बैक प्रेशर ना मारें, पीछे की तरफ ना जाएं, रिवर्स ना जाएं। और यही वो हमारा सक्सेसफुल मेथड है जिसकी वजह से हमारे जो लोग हमें सुनते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो मुकम्मल शफा पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो पेन, जिसका मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। होम्योपैथिक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू ट्रीट द पेन। होम्योपैथी जो है वो बड़ी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखती है पेन ठीक करने को। हम सिर्फ पेन किलर नहीं देते, और पेन किलर देने का मकसद ये है कि आप वही फ्रोज़म दोबारा लागू हो जाता है कि आप मर्ज़ को दबा रहे हैं, उसको सप्रेस कर रहे हैं, और आप बेशुमार मज़ीद पेचीदगियाँ उसके अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मर्ज़ का ठीक ना होना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि मर्ज़ को
असूलों के तहत, प्रिंसिपल तहत जो अल्लाह आपको इजाज़त देता है उसके तहत उसको ट्रीट किया जाए। मर्ज को ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी इस हद तक है कि जो नेचर ने आपके ज़िम्मे लगाई है और जो असूल आपके लिए मरतब किए हैं उसने, अगर आप उन असूलों को वायलेट करके किसी को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उसको सप्रेस कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं। नेचर की जिम्मेदारी है ठीक करना, आपकी जो जिम्मेदारी है आप उन असूलों पे कारमंद रहे हैं जो असूल आपने पढ़े हैं, जो आपने समझे हैं, जो इंसानों के लिए बेहतर हैं। दुनिया में लाखों लोग मरते हैं, हज़ारों लोग मरते हैं, वो डॉक्टर उनको नहीं बचा सकते क्योंकि ये कानून फितरत है कि जिसको उसने पैदा किया कुल्लु नफ्सन ज़ायक़ातुल मौत, जिसने खुदा ने पैदा किया उसने मौत का जायका। डॉक्टर का काम ये है कि जितना उसके पास इल्म है उसको दुरुस्त तरीके से अप्लाई करे और उसको कंफर्टेबल करे, उसको ठीक करे, लेकिन गलत तरीके से नहीं। अब जब भी कोई अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, अगेंस्ट द सिस्टम, लॉ ऑफ सिस्टम के अगेंस्ट जब जाएंगे तो आप केस को ख़राब करते हैं। हमने कुछ पैरामीटर तय किए हैं, हमने कुछ असूल मरतब किए हैं कि आप दर्द को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और ये असूल आपको किसी और किताब में नहीं मिलेंगे। ये मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहला असूल क्या होना चाहिए कि आपको दर्द की वजह पता होनी चाहिए। दर्द पैदा क्यों हुआ है, और अगर आपको दर्द की वजह पता चल जाती है तो ऐसे ही मरीज ठीक होगा जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है, बल्कि न सिर्फ दर्द ठीक होगा, वो मर्ज ही खत्म हो जाएगी, और जब वो मर्ज खत्म होगी तो दर्द ठीक होगा। वगरना होम्योपैथी में कोई पेन किलर नहीं है, ये याद रखें। नो पेन किलर इन होम्योपैथी। होम्योपैथी का एक ही तरीका है कि आप सबब को, अगर आपके पास उसका सबब पता है, आपका उसके पास कॉज मौजूद है, उस कॉज को जो ही आप रिमूव करते जाएंगे आपका पेन कंट्रोल हो जाएगा। सेकंड अप्रोच, उसके बाद आपके पास एक और बड़ा मेडिसिन का बड़ा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं जनरल पेन्स और जनरल अप्रोच है, जो हमारे पास है, किसी दूसरी साइंस के पास नहीं है। कि हमारे पास कोई 35, 40, 50 ऐसी मेडिसिन हैं जो हर किस्म के पेन को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती हैं। वो उसकी मोडेलिटी पे, उसकी डायरेक्शन पे, वो जाके मैं डिटेल उसमें आगे जाके करूँगा कि कमी बेशी। मसलन एक दवाई है जैसे ब्रायोनिया है, रोस्टॉक्स है, आम दो दवाइयों का हम जिक्र कर लेते हैं कि ब्रायोनिया की तमाम अलामात मोशन से, मूवमेंट से बढ़ती हैं, और मैंने ये देखा है कि वो जोड़ों के दर्द में भी काम करती है। वो अपेंडिसाइटिस हो तो तब भी सिम्टम पे काम करती है। वो आपको बुखार है तो तब भी सिम्टम पे काम करती है। वो आपके सर दर्द है तब भी सिम्टम पे काम करती है। ये बहुत बड़ी पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन हमारी 30-40 ऐसी हैं जो कि मैं इसलिए इनका जिक्र करना चाहिए कि इसमें भी अगर आपको ग्रिप हो, जनरल पेन एंड जनरल मेडिसिन जो हमारी हैं उस पर भी आपको ग्रिप होनी चाहिए। उनके नाम मैं आपको बताऊंगा, आप उनको बार बार पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें। हम उनको डिस्कस भी करेंगे आगे चलकर, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक पूरा वो आपको जब आपके पास मरीज़ आ जाता है पेन का, तो फर्स्ट आपकी सोच क्या होनी चाहिए, आपके पास कितनी अप्रोच होनी चाहिए, कितने क्वेश्चन होने चाहिए आपके माइंड में, वो हम यहाँ ड्रा कर रहे हैं। पहली अप्रोच तो आपको काज की तरफ जानी है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आप मिस करेंगे, इसका मैकेनिज्म किधर छोड़ा है आपने पेन का।
इसको का मैकेनिज्म भी समझाते हैं कि दर्द पैदा कैसे होता है साइंटिफिकली के जो साइंटिफिक है ये एक मैकेनिज्म कॉज से पहले लगाएं आप। कॉज से पहले लगाएं। और वो हम आपको दिखाते हैं जो पेन का पाथवे है, पेन कैसे स्टार्ट होता है और उसका पाथवे क्या है। ये है आपके पास लाइन। हमारे जिस्म के अंदर किसी भी जब बीमारी का इज़हार होता है मोस्ट कॉमन वो पेन के ज़रिए होता है। मोस्ट कॉमन, सब नहीं, मोस्ट कॉमन। और वो इज़हार हमारे जिस्म के अंदर एक सिस्टम है जो नर्वस सिस्टम है जिसको हम कहते हैं सेंसरी नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम जो है वो आपकी स्किन के अंदर पूरा जाल बिछा हुआ है और कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर का जो एरिया हमारा उसके अंदर कोई 200 के करीब पेन रिसेप्टर पड़े होते हैं। 1 सेंटीमीटर के एरिया में 200 के करीब जो है ना पेन रिसेप्टर पड़े होते हैं। इसलिए इंसान ने कितना डीप किस्म का सिस्टम इंसान के साथ लगाया हुआ है कि उसके अंदर कितने जो पेन रिसेप्टर पड़े हुए हैं, जो कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो पेन जो है वो रिसेप्टर वहाँ से उसको रिसीव करता है। ये जो पेन रिसेप्टर है हमारे, ये पेन रिसेप्टर जो स्किन एंड अदर टिश्यू आर फ्री नर्व एंडिंग, ये एक तो स्किन में पड़े हुए हैं, एक आपकी आर्गन जो है इंटरनल आर्गन उनकी जितनी कवरिंग लेयर है उसके अंदर ये पड़े होते हैं। द एयर वेट्सवेड इन द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन एंड आल्सो सर्टन इंटरनल टिश्यू सच एज द पेरिओस्टियम and the arterial wall, the joint surface and the fox and tendonium of the curve of। ये जो वो कह रहा है कि एक तो आपके स्किन के अंदर ये मौजूद है, दूसरा जो है आपकी पेरिटोनियम जो है जो झिल्ली है, मुख्तलिफ पेट की झिल्ली है, मुख्तलिफ आर्गन उसके अंदर ये पड़े हैं। और फिर वो ये कहता है जॉइंट्स के अंदर पड़े होते हैं। फिर वो कहता है कि ब्रेन के अंदर जो ब्रेन है उसके बाहर का एरिया जो है उसके अंदर ये पड़े होते हैं। और वो 2-3 जगह बता रहा है कि एक टेंडोटोरियम है, एक कर्व वॉल्ट है, एक फॉल्स है, ये ब्रेन के अंदर मौजूद है। तो ये वो जगह हैं जहाँ हार्ट का पेन होगा उसके बाहर एक कवरिंग झिल्ली है, फेफड़ों के बाहर एक कवरिंग झिल्ली है। जब कोई आर्गन अपनी लिमिट से क्रॉस करता है तो वो झिल्ली इफेक्ट होती है, वहाँ रिसेप्टर पेन के पड़े होते हैं, वो फ़ौरन इंडिकेट करते हैं कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ क्राइसिस है। और ये जो रिसेप्टर हैं, ये रिसेप्टर मोस्ट कॉमनली 3 किस्म के रिसेप्टर्स हैं। पहला जो है वो उसको कहते हैं थर्मल रिसेप्टर है। थर्मल क्या, जो हीट से और कोल्ड से सेंसेशन, वो फ़ौरन अगर हीट ज़्यादा आ रही है, सर्दी ज़्यादा हो गई है, या आपने किसी गर्म जगह पे हाथ लगा दिया या ठंडी बर्फ़ पे हाथ रख दिया, तो वो रिसेप्टर फ़ौरन ऑन हो जाएगा, वो फ़ौरन ऑन होगा और वो वहाँ से मैसेज लेके आपकी स्पाइनल कार्ड में जाएगा, स्पाइनल कार्ड से वो मैसेज लेके सीधा ब्रेन के अंदर जाएगा, थैलेमस में, और वहाँ आप फील करेंगे कि ये गर्मी है, ये सर्दी है, ये मेरा हाथ जल रहा है, इसको आप, और इतना फ़ौरन मोटर न्यूरॉन एक्शन करता है कि फ़र्ज़ करें आपको यहाँ एहसास हो रहा है कि यहाँ बर्निंग है, हीट ज़्यादा, तो फ़ौरन आप मोटर न्यूरॉन ऊपर से फ़ौरन ब्रेन के अंदर डिसीजन होता है, और ये डिसीजन सेकंड के अंदर होता है।
और आप फौरन जो है ना आप अपना पीछे खींच लेते हैं। ऐसा ही होता है ना। लेकिन आप देखेंगे ये सारा जो प्रोग्राम है ये सेकंडों का है, ये कोई मिनटों का नहीं होता। और एक हम यहाँ लेक्चर हम दे रहे थे उस पे ENT पे, तो डॉक्टर जुल्कफिल मेरे साथ था। वो कहता था कि यहाँ जो रिसेप्टर लगे हुए, यहाँ पे नाक के अंदर जो रिसेप्टर लगे हुए, ये सिर्फ 7 सेकंड में काम करते हैं। 7 सेकंड के अंदर अंदर आपकी जो एयर कूल है या हॉट है उसको नॉर्मलाइज बॉडी के टेम्परेचर के अंदर विदिन 7 सेकंड वो नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी को सप्लाई करता है। ये जो यहाँ रिसेप्टर लगे हुए नाक के बाद, तो ये जो रिसेप्टर है जो जिसको हम थर्मल रिसेप्टर्स कहते हैं, इसका काम क्या है कि ये फौरन हीट और कोल्ड की सेंसेशन ब्रेन के अंदर, और ये सेकंड्स के अंदर ब्रेन डिसीजन करता है और आप फौरन एक्ट करते हैं थ्रू मोटर न्यूरॉन सिस्टम के। उसके बाद एक और मेन रिसेप्टर है, ये सब नर्व की एंडिंग पे पड़े होते हैं। जो चीज़ें जगह जगह मैंने आपको बताई ये जहाँ सारे पड़े होते हैं तीनों किस्म के। उसके बाद एक मैकेनिकल रिसेप्टर पड़ा होता है कि कोई इंजरी होती है वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है और वो केमिकल रिएक्शन में कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं और वो फ़ौरन आपको मैसेज ब्रेन में चला जाता है। इसी तरह एक केमिकल रिसेप्टर पड़ा होता है, कोई भी वहाँ प्रेशर, प्रेसिंग, कोई ट्यूमर, कोई चीज़ भी वहाँ ऐसी क्रिएट हो जाती है और वो उसको जब प्रेस करती है तो वो केमिकल रिएक्शन होता है और वो जाके नर्व की एंड पे पड़ता है और वहाँ से मैसेज जो है थ्रू उस नर्वस जो आपकी सेंसरी नर्व के ज़रिए आपकी पहले स्पाइनल कार्ड में जाएगा और फिर स्पाइनल कार्ड से ब्रेन में जाएगा और ब्रेन फिर वहाँ डिसीजन करेगा और फिर वो पेन इंडिकेट करेगा, वो अलामत पैदा करेगा और फिर वो अलामत जो है आप अगर समझ सकते हैं तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। और वो नैश का बड़ा खूबसूरत जुमला है कि पेशेंट नो व्हाट इज़ द सिम्टोमोलॉजी, कि मरीज़ फिर आपको कहता है सर मेरा यहाँ दर्द हो रहा है, मेरा यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ये तकलीफ़ है। फिर आप एसेस करते हैं कि इस दर्द की वजह क्या हो सकती है। डॉक्टर नोज व्हाट इज़ द पैथोलॉजी, वजह क्या है मरीज़ को नहीं पता। आगे चलते हैं, ये थोड़ा या पाथ पे ज़रा दिखा दें। ये मैं कर गया हूँ, आप ज़रा पाथ। अच्छा ये वो केमिकल्स हैं, ये भी देख लें, बड़ी डिटेल है लेकिन हम थोड़ा सा इतना हमें समझना चाहिए। ये केमिकल है, प्रोस्टोगैलिडिन है, बेटाकिनिन है, सीरोटिन है, सब्सटेंस BP है, पोटाशियम है, हिस्टामिन है। ये जो पोटाशियम का यहाँ जिक्र है, पोटाशियम बेसिकली हमारा नर्व कंडक्टर है। पोटाशियम, काली, कास्टिकम, ये काली, ये बड़ी फैमिली है पोटाशियम की हमारे पास। बाकी तो दूसरी सेंसर में सिर्फ एक पोटाशियम ही है, लेकिन हमारे पास पोटाशियम की बहुत फैमिली है। जैसे काली बाइक्रोमिकम है, जैसे काली फास है, काली म्योर है, काली सल्फ है। तो इसकी एक काफ़ी बड़ी फैमिली है। इसका रोल ही है नर्व्स के साथ, काली कार्ब है, ये सारा इसका साथ नर्व के अंदर का पोटेशियम एक नर्व से जो दूसरे नर्व के सप्लाई होती है और वो जो एनर्जी उसमें यूज़ होती है वो पोटेशियम यूज़ होती है। तो ये वो केमिकल हैं जो जहाँ डैमेज सेल होता है या जहाँ प्रॉब्लम होता है ये वो केमिकल रिलीज़ होते हैं। फिर इसके ज़रिए मैसेजिंग जब होती है तो नर्व फील करता है, ऐसा वहाँ रिएक्शन होता है, फिर थ्रू नर्व एक मैसेजिंग होती है। वो पाथ तरह दिखा दें कि कैसे होता है। ये वो पाथ है, पहले वाला दिखा। ये वो पार्ट है जहाँ कोई क्राइसिस पैदा हो गया और वहाँ से देखें ये मैसेजिंग आया स्पाइनल कार्ड में, फिर यूँ निकल के ये सीधा ब्रेन में जा रहा है और ब्रेन में थैलेमस में जाके इसने मैसेज कन्वे करना है। फिर वहाँ एक जैसे कोई गवर्नमेंट होती है कि किसी कस्बे में, किसी सूबे में, किसी शहर में कोई क्राइसिस होता है तो वहाँ की जो इंतज़ामिया होती है वो फ़ौरन जो है
मतलब हेडक्वार्टर जाके मैसेज करते हैं कि ये क्राइसिस है, इसका हल कोई निकालें, तो हेड ऑफिस फिर उसका हल निकालता है। कुछ चीज़ें होती हैं कि लोकली मैनेज भी हो जाती हैं। कुछ हमारे सिस्टम, हमारे पास एक और सिस्टम है जो मदाफ़ती निज़ाम का है, वो फ़ौरन वहाँ पहले तो उनकी कोशिश होती है कि वो ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाते हैं कि उस क्राइसिस को दूर करने, लेकिन ब्रेन को इन्फॉर्म करना फौरी ज़रूरी होता है और ये सेकंड में इन्फॉर्म हो जाता है कि ये कुदरत का ऐसा निज़ाम है कि ये वो मैनेज करने की कोशिश की जाती है। WBC रिलीज़ हो जाएंगे, फ़ौरन वहाँ जाके उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो नहीं होता फिर ब्रेन उस पर मज़ीद एक्शन लेगा और फिर वो डॉक्टर के पास भी पहुँचेगा, मरीज़ भागेगा भी आपसे, मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, मुझे ऐसे ठीक करें। तो ये वो पाथ है पेन का। तो हमने ये इसलिए डाला है कि होम्योपैथी वाले ये समझें कि यार इसका साइंटिफिक मैकेनिज़्म क्या है। बज़ाहिर तो दर्द है, लेकिन दर्द को समझना बड़ा ज़रूरी है। दर्द को बगैर समझे हम ठीक नहीं कर सकेंगे, ये याद रखें। दर्द को समझना बड़ा ज़रूरी है और दर्द का मैकेनिज़्म समझना बड़ा ज़रूरी है।